फ्रेंड्स, ये स्टोरी का दूसरा भाग है। अगर आपने इससे पहले वाली स्टोरी नहीं सुनी है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक है, आप वहां जाकर के सुन सकते हैं। हर रोज स्टोरी का नया भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और हाँ, प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग कहानी को पूरा ज़रूर सुने। आज 1 जुलाई को वो स्कूल पहुंचा तो बिल्कुल भी नर्वस नहीं था, क्योंकि अब यहाँ पढ़ाते हुए उसे 1 साल पूरा हो गया था। इस 1 साल में पूरा विद्यालय उसका परिवार बन गया था। राज की एक बहुत अच्छी आदत थी। वो 1 से लेकर 5वीं क्लास तक नहीं पढ़ाता था, परंतु वो छोटे बच्चों की कक्षा में जब भी कभी जाता या सुबह सुबह जब वो विद्यालय जाता तो उसे प्राइमरी कक्षा का कोई भी छात्र मिलता तो वो उसके साथ हाथ मिलाता था। और जब किसी छोटे बच्चे के साथ उसके स्कूल का टीचर हाथ मिलाए तो उसे क्या महसूस होगा, आप महसूस कर सकते हैं। यही एक वजह थी कि छोटे बच्चों के बीच भी राज बहुत पॉपुलर था। अगर राज एक दिन के लिए भी विद्यालय नहीं आता तो सब उसका इंतजार करते थे। राज एक बहुत ही सुलझा हुआ और नेक दिल इंसान है, क्योंकि राज को बदला था परिस्थितियों ने। जब कोई इंसान हालातों से जूझकर सुधरता है ना, तो उसकी चमक अलग ही दिखाई देती है, क्योंकि तरासा हुआ हीरा ही चमकता है। सोना भी तपने के बाद ही अपनी चमक दिखाता है। कुल मिलाकर पूरे स्कूल का हीरो था। सब उससे बहुत प्यार करते थे। आज जाते ही राज ने प्रिंसिपल सर से बात की। राज सर, मेरा एक दोस्त है देव, हिंदी विषय का अच्छा ज्ञान रखता है, काफी मिलनसार और मेहनती लड़का है, और अपने को हिंदी फैकल्टी की जरूरत है। आप चाहें तो देव को मौका दे सकते हैं। प्रिंसिपल जरूर राज, अगर देव वाकई काबिल है तो हम उसे जरूर मौका देंगे। आप एक काम कीजिए, उन्हें बुला लीजिए। ओके सर, थैंक यू सो मच। राज देव को फोन करता है कि वो जल्दी से स्कूल आ जाए, आज उसका इंटरव्यू है। फाइनली देव स्कूल आता है और इंटरव्यू के बाद उसकी डेमो क्लासेस होती हैं। छुट्टी के वक्त सर कहते हैं कि देव, आपने अच्छा पढ़ाया है और वाकई आप अपने विषय का अच्छा ज्ञान रखते हैं, तो आप भी कल से ज्वाइन कर सकते हैं। आज राज काफी खुश था, क्योंकि अब दोनों दोस्त एक साथ ही एक ही स्कूल में पढ़ाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। वो जानता है कि देव के घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, इस बहाने उसकी थोड़ी मदद हो जाएगी। इधर प्रिया जब स्कूल आई तो आते ही उसका सामना सबसे पहले राज से ही हुआ। राज, हेलो प्रिया, कैसी रही छुट्टियां? प्रिया बिना कोई जवाब दिए वहां से निकल जाती है। राज को बहुत बुरा लगता है कि मैंने ऐसा क्या किया जो ये लड़की मेरे से ढंग से बात भी नहीं करती। इसने मुझे इतना कुछ कहा, लेकिन फिर भी मैंने इसे कुछ भी नहीं कहा। वो ये सब सोच ही रहा था कि इतने में देव वहां आ जाता है। देव, कहाँ खो गया भाई मेरे? राज, कुछ नहीं यार, तू बताना कि स्कूल में कैसा लग रहा है तेरे को? देव, भाई बहुत अच्छा लग रहा है, पर इन सब के लिए मैं तुझे थैंक यू नहीं बोलूंगा, क्योंकि ये तेरा फर्ज था जो तूने निभा दिया। कोई एहसान नहीं किया मेरे पर। इतना कहकर देव हंसने लगता है। राज, यार भाई, है तू मेरा और दोस्त भी, और दोस्ती में कभी एहसान नहीं होते डार्लिंग। सब कुछ सही चल रहा था, पर राज को एक ही चिंता थी कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे ये लड़की मेरे साथ बोलने लग जाए। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि 5 सितंबर को प्रिया का जन्मदिन है, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस भी है, तो क्यों ना शिक्षक दिवस के दिन कैसे भी करके प्रिया को उसके जन्मदिन का गिफ्ट दिया जाए। अगले दिन राज ने प्रार्थना में घोषणा की कि इस शिक्षक दिवस पर अपने प्रतियोगिता करवाएंगे, जो कि 2 सितंबर को आयोजित की जाएगी। इस प्रतियोगिता में आपको कुछ शब्द हिंदी में लिखाए जाएंगे जिनका आपको अंग्रेजी रूपांतरण करना है, और कुछ शब्द अंग्रेजी में लिखाए जाएंगे जिनका आपको हिंदी अनुवाद करना है। इस प्रतियोगिता के उत्तर आप पेंसिल से देंगे। फर्स्ट और सेकंड स्थान आने वाले प्रतिभागियों को सम्मानित किया जाएगा। शिक्षक दिवस वाले दिन सारे बच्चे बहुत खुश थे और सबने तैयारी स्टार्ट कर दी। राज भी बहुत खुश था। 2 सितंबर वाले दिन प्रतियोगिता हुई और शाम को राज ने जब सारी उत्तर पुस्तिकाएं चेक की तो फर्स्ट स्थान पर आई थी कीर्ति और सेकंड स्थान पर आया नवीन। नवीन एक बहुत ही अच्छा लड़का है जो पढ़ाई में बहुत होशियार है, बहुत ही प्यारा बच्चा है जिसकी कभी कोई शिकायत नहीं आती है, और वो भी प्रिया और कीर्ति के साथ ही पढ़ता है। अब राज दुविधा में पड़ गया।
प्रिया ने तो पूरा पेपर ही खाली छोड़ दिया था। राज ने जिस मकसद से ये परीक्षा ली थी उसमें तो वो कामयाब भी नहीं हुआ था और ना ही होता दिखाई दे रहा था। अब राज के पास एक ही तरीका था कि वो प्रिया के पेपर को पूरा करे और उसे प्रथम स्थान पर ले आए। लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता था क्योंकि जिन बच्चों ने मेहनत की उनके साथ वो धोखा भी नहीं कर सकता था। इसके लिए उसका ज़मीर उसे इजाज़त नहीं देता। आखिर उसने एक काम किया, प्रिया का पूरा पेपर किया और उसे प्रथम स्थान पर ले आया। उसने प्रिया को उतने ही नंबर दिए जितने की कीर्ति ने उस पेपर में हासिल किए। अब कीर्ति और प्रिया संयुक्त रूप से प्रथम स्थान पर और नवीन दूसरे स्थान पर आया। 5 सितंबर को रिजल्ट की घोषणा के साथ राज ने अपने हाथों से प्रिया को गिफ्ट दिया और उसे जन्मदिन और शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं दी। पर प्रिया इन सबसे खुश नजर नहीं आई। अगले दिन लंच टाइम में राज बाहर पार्क में बैठा था। देव 5 मिनट के लिए ऑफिस में गया। इतने में प्रिया वहां आई। प्रिया, सर, मैं जानती हूँ कि मैंने पेपर कैसे किया था, पर फिर ये सब क्या है? राज, तुम मुझे वो कारण बता दो जिसकी वजह से तुम मेरे साथ बोलती नहीं हो। मैं तुम्हें गिफ्ट देने का कारण बता दूंगा। प्रिया, कोई कारण नहीं है, बस मुझे अच्छा नहीं लगता है ज़्यादा बोलना। राज, कम बोलना अच्छी बात है, पर बिल्कुल नहीं बोलना बहुत ही बुरी बात है जिसे राज कभी पसंद नहीं करता। प्रिया, आपकी पसंद या नापसंद से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मैं ये गिफ्ट नहीं ले रही, ऑफिस में रख कर जाऊंगी, वापस ले जाना। राज, ओके प्रिया, सॉरी प्रिया, तुम ये गिफ्ट ऑफिस में रख जाना, मैं वापस ले जाऊंगा और अगर मैं इतना ही बुरा हूँ तो वादा करता हूँ कि कल से मैं तुम्हें इस विद्यालय में दिखाई नहीं दूंगा। प्रिया, पर सर, ओके, मैं ये गिफ्ट रख देती हूँ, पर आगे से आप ऐसा कुछ नहीं करोगे क्योंकि अगर आगे से आपने ऐसा किया तो मैं ये स्कूल छोड़ दूंगी और स्कूल क्या, मैं तो ये पढ़ाई छोड़ दूंगी। इतना बोलने के बाद प्रिया के आंखों में आंसू आ जाते हैं। राज, ओके, आगे से मैं आपको कोई गिफ्ट नहीं दूंगा, पर अगर आपकी इच्छा हो मुझे गिफ्ट देने की तो आप दे सकते हो, क्योंकि मुझे आज तक कभी किसी ने गिफ्ट नहीं दिया। इतना बोलने के बाद वो मुस्कुराने लगता है। राज के चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर प्रिया भी हल्का सा मुस्कुरा देती है। राज सोचने लगता है कि यार ये लड़की भी ना समझ में नहीं आ रही है, अजीब अजूबा है। प्रिया वहां से चली जाती है और देव वहां आ जाता है। देव, यार राज, एक बात बता, मैंने खुद देखा था कि प्रिया की पूरी कॉपी खाली थी, क्योंकि सभी बच्चों से प्रतियोगिता के बाद कॉपी मैंने ही इकट्ठा की थी। फिर यार प्रिया प्रथम स्थान पर कैसे आई? राज, जिसको इस तरह के प्रश्न की उम्मीद नहीं थी, बोला, यार देव, प्लीज तू मुझे गलत मत समझ, प्लीज। देव, तुझे गलत समझने का तो कोई चांस ही नहीं है। मैं तुझे अच्छे से जानता हूँ कि तू कुछ भी गलत नहीं कर सकता है। राज देव को पूरी कहानी बताता है कि कैसे प्रिया उसके साथ बिल्कुल बोलती नहीं है, जबकि मैं चाहता हूँ कि विद्यालय का हर बच्चा मेरे साथ अच्छे से व्यवहार करे। उसके 3 दिन बाद 10 सितंबर को, यानी कि आज, राज का रिजल्ट आ गया और फाइनली वो सिलेक्ट हो गया, परंतु देव का चयन नहीं हुआ। इस बात से राज दुखी है। ये थी पूरी कहानी राज की। राज अपने अतीत से वापस आता है। आज उसने उन पन्नों को पलटा था जहां पर वक्त की गर्द चढ़ गई थी। निसंदेह राज का जीवन अब तक बहुत उतार चढ़ाव वाला रहा था। काफी मुश्किलें उसके जीवन में आई, लेकिन उन मुश्किलों ने राज के जीवन को एक नई दिशा दी थी। आज वो बहुत खुश है और पास ही टेबल पर पड़े लैंप को बुझाता है और सो जाता है। अगले दिन सुबह जल्दी उठता है, तैयार होकर मंदिर जाता है। भगवान का धन्यवाद करने के बाद जल्दी से मोहन काका की दुकान पर जाता है। मोहन काका, जो गांव की सबसे प्रसिद्ध दुकान है मिठाई की, वहां से मोतीचूर के लड्डू स्कूल के लिए ऑर्डर करता है। क्योंकि मोतीचूर के लड्डू प्रिया को बहुत पसंद है, इसलिए आज उसने सोच लिया था कि वो पूरे स्कूल में मोतीचूर के लड्डू ही खिलाएगा। ऑर्डर देने के बाद सीधा देव के घर पहुंचता है और वहां से दोनों स्कूल के लिए निकलते हैं। स्कूल में जाते ही सारे बच्चे राज को घेर लेते हैं। सभी आज बहुत खुश हैं क्योंकि सारे बच्चे राज की परिस्थितियों से वाकिफ थे। सभी बच्चे बधाई देते हैं, पर एक इंसान जो अभी भी बहुत दूर खड़ा है। राज को इतनी तो उम्मीद थी कि आज के दिन जरूर प्रिया उसे कांग्रेचुलेशन बोलेगी, परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। राज के मुस्कुराते चेहरे पर उदासी छा गई। आज प्रार्थना सभा में राज की एक छोटी सी स्पीच हुई, जिसमें राज ने कहा कि आप सबकी दुआओं और ऊपर वाले की दया से मुझे कामयाबी मिली है। वैसे थोड़े समय बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा, पर आप सबकी
लोगों की प्यारी यादों से मैं कभी दूर नहीं हो पाऊंगा। आप सबने मेरा ऐसे वक्त में साथ दिया है जब मुझे आप सब लोगों की जरूरत थी। आप सब लोगों की शुभकामनाएं और दुआओं के लिए तो मैं शुक्रिया अदा भी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं धन्यवाद बोलकर उनकी अहमियत को कम नहीं करना चाहता। बस मैं इतना कहना चाहूँगा कि मेरी छोटी सी जीवन में आप सब लोगों की बहुत बड़ी अहमियत है। इस नाचीज को आप हमेशा याद रखना। आप सब मेरे लिए अनमोल हैं। अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें। तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा हाल गूंजने लगता है। फिर से सामान्य तरीके से पढ़ाई चलने लगी। राज अब और भी ज़्यादा मेहनत करवाने लगा, क्योंकि उसे पता था कि थोड़े समय बाद उसे ज्वाइन करना होगा। ऐसे में नया अध्यापक पता नहीं कैसा आए, इसलिए वो काफ़ी हद तक सिलेबस पूरा करवाना चाहता था। इसी बीच सारी प्रक्रिया चलती रही, जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आदि। आज प्रिंसिपल सर ने घोषणा की कि 5 से 7 अक्टूबर के बीच हमारे विद्यालय में SUPW कैंप का आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए 7 समूह बनाए जाएंगे और ये काम मैं मिस्टर देव को देता हूँ। मिस्टर देव, आज ही आप सभी बच्चों को 7 समूह में बांट दो। सीनियर क्लास के बच्चों को उस ग्रुप का लीडर बनाओ और प्रत्येक टीचर को एक एक ग्रुप की जिम्मेदारी दो। जिस ग्रुप की जिम्मेदारी जिस भी टीचर के पास है, उनका ये दायित्व रहेगा कि 11:30 बजे तक खाना बनकर तैयार हो जाए। उसके बाद जो आगे की प्रतियोगिता होनी है, जो एक्टिविटी होनी है, उसके लिए सभी बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित करें और इस काम में बिल्कुल भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। एक बात का विशेष ध्यान है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे भाग लें। अब सभी बच्चे देव के पास आकर रिक्वेस्ट करने लगे कि सर प्लीज़ हमारे ग्रुप में राज सर को भेज देना, सिर्फ प्रिया को छोड़कर। बाकी सभी सीनियर क्लास के बच्चों ने देव से इस रिक्वेस्ट की। देव अपने काम में लग जाता है। उसने 50-50 बच्चों के साथ 7 समूह बनाए और जानबूझकर उस ग्रुप की जिम्मेदारी राज को सौंपी, जिस ग्रुप की लीडर प्रिया थी। आज प्रिया बहुत ज़्यादा नर्वस थी, क्योंकि ग्रुप के अंदर अगर कोई काम हो या कुछ पूछना हो, उसके लिए उसे राज के साथ बोलना पड़ता था, जैसा कि वो चाहती नहीं थी। अब वो दुविधा में फंस गई। ऐसे में प्रिया ने एक काम किया। रूम की सजावट संबंधित कामों के लिए उसने अपने ग्रुप के सदस्य नवीन की ड्यूटी लगा दी और खुद उसने खाना बनाने वाले डिपार्टमेंट में काम ले लिया। SUPW कैंप के दौरान राज के सामने एक नई बात आई। प्रिया बहुत ही मेहनती लड़की है। वो पूरे दिन खाना बनाती, सबके खाना खाने के बाद खाना खाती, और तो और सब बच्चे आकर के हॉल में बैठ जाते हैं। लेकिन कीर्ति, प्रिया और उनकी 4-5 सहेलियां बर्तन वगैरह साफ करके फिर आती हैं। प्रिया सुबह जल्दी स्कूल आती है और पूरे ग्राउंड की सफाई भी करती है। कमाल की एनर्जी है इस लड़की में, थकने का तो नाम तक नहीं लेती है। SUPW कैंप के दौरान प्रिया ने बहुत सारी प्रतियोगिताओं में भाग लिया। रूम के सजावट संबंधी सारे काम नवीन के साथ मिलकर राज ने पूरे कर लिए। पूरे स्कूल में लगभग प्रतियोगिताओं में प्रिया का ग्रुप प्रथम स्थान पर रहा, परंतु इस दौरान प्रिया वो हर वक्त एक अजीब सी चिंता में रहती। आज लास्ट दिन था। सब बच्चों ने मिलकर राज से रिक्वेस्ट की, सर आपको खाना बनाना आता है ना? आज आप हमें एक रोटी बनाकर दिखाएं कि आप रोटी गोल बनाते हैं या राजस्थान का नक्शा बनाते हैं। राज इसके लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि उसने रूम पर खाना बनाया था और कभी कभार घर पर भी बना लेता है। ऐसे में राज ने एक रोटी बनाई जो कि बिल्कुल गोल थी। जब कीर्ति ने उस रोटी को तवे पर डाला तो प्रिया ने उस रोटी के अंदर चिमटे से 4-5 छेद कर दिए। ये देखकर राज को बहुत गुस्सा आया और वो वहां से चला गया। उसे अभी भी समझ में नहीं आ रहा था कि प्रिया ने ये सब क्यों किया। राज का मन दुखी हो गया। वो प्रिंसिपल सर के पास गया और बोला कि सर मुझे आज छुट्टी जल्दी चाहिए, मेरी तबीयत खराब है, मैं घर जा रहा हूँ। राज स्कूल का सबसे बेस्ट टीचर था और वो बिना वजह कभी छुट्टी लेता भी नहीं था। ऐसे में प्रिंसिपल सर भी उसे मना नहीं कर पाए। वो बिना देव को बताए घर चला गया। देव को जब ये पता चली कि उसे बड़ा अचरज हुआ कि यार ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि राज मुझे बिना बताए घर चला गया। देव ने कीर्ति से पूछा कि अभी अभी कुछ हुआ था क्या? तो कीर्ति ने बताया कि हाँ, राज सर ने एक रोटी बनाई, उसमें प्रिया ने चिमटे से छेद कर दिए। देव समझ गया कि हो ना हो कारण यही है। शिविर के समापन के बाद प्रिंसिपल सर ने घोषणा की कि कल निर्धारित समय पर स्कूल लगेगा। सभी विद्यार्थियों को स्कूल आना है और निर्धारित गणवेश में आना है। कुछ और दिशा निर्देश के बाद सभी बच्चों को छुट्टी कर दी गई। देव जल्दी से घर गया और अपने कपड़े चेंज करने के बाद सीधा राज के पास पहुंचा और उससे पूछा कि राज बात क्या है।
जो भी बात है तू मुझे बता तो सही। राज, क्या बताओ यार। यार तू मुझे पागल समझेगा। देव, ऐसा कुछ नहीं है। तू मुझे अपना सबसे अच्छा दोस्त मानता है ना, तो बता दे। राज, यार मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। बस मुझे पता करना है कि वो लड़की मेरे साथ ऐसा क्यों व्यवहार कर रही है। देव, बस इतनी सी बात। ये सब तू मेरे पर छोड़ दे। 15-20 दिन बाद तुझे रिलीव होना है, तब तक मैं पता लगाता हूँ। राज, हाँ मैंने तो कोशिश कर ली, तू भी करके देख ले। अगले दिन जब राज स्कूल जाता है तो वो अपने पहले पीरियड में ही अंग्रेजी विषय का टेस्ट लेता है। टेस्ट के दौरान जब प्रिया लिख रही होती है तो अचानक से राज देखता है कि प्रिया के हाथ में छाले हैं। राज के मन में आया कि वो उससे पूछे कि ये सब कैसे हुआ, पर फिर उसने अपना इरादा चेंज कर लिया क्योंकि उसे पता था कि प्रिया उसे कुछ नहीं बताएगी। तभी वो कीर्ति के पास गया और उससे बोला कि प्रिया के हाथ में छाले कैसे हैं। तो कीर्ति ने बताया कि प्रिया के घर 2 पक्के मकान बन गए हैं। सरकार की तरफ से उन्हें लोन मिला है, इसलिए वो अपना घर बना रहे हैं। तो काम करने से उसके हाथों में छाले हो गए। राज वहां से उठकर ऑफिस में गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए कि यार, घर के आर्थिक हालात इतने खराब है कि प्रिया को खुद काम करना पड़ता है। उसके बावजूद ये लड़की अपनी पढ़ाई भी जारी रखती है और तो और पूरी तैयारी के साथ आती है। आज प्रिया के लिए राज के दिल में इज्जत और बढ़ गई। खुद राज के समझ में भी ये बात नहीं आ रही थी कि प्रिया के ना बोलने से उसे तकलीफ क्यों होती है और प्रिया को तकलीफ में देखकर उसे दर्द क्यों होता है। प्रिया राज के साथ ऐसा व्यवहार क्यों करती है। सवाल बहुत सारे थे पर जवाब अभी तक एक का भी नहीं था। आज राज ने प्रिंसिपल सर से पूछा, प्रिया के घर के आर्थिक हालात इतने खराब हैं, फिर भी ये इतने अच्छे स्कूल में कैसे पढ़ रही है। तो प्रिंसिपल सर ने बताया कि प्रिया एक बहुत ही इंटेलिजेंट लड़की है और हम चाहते हैं कि हमारे विद्यालय का रिजल्ट अच्छा रहे, इसलिए हमने सरकार की तरफ से 25% आरक्षित सीटों पर प्रिया को एडमिशन दिया है। अब राज के समझ में आ गया है कि प्रिया को भी ये बात पता है कि वो इतने अच्छे स्कूल में इसलिए पढ़ रही है क्योंकि वो इंटेलिजेंट है, इसलिए उसे रिजल्ट देना जरूरी था और इसके लिए रात दिन मेहनत भी कर रही थी। आखिर वो दिन भी आ गया जब राज को रिलीव होना था। पहले दिन प्रिंसिपल सर ने घोषणा की थी, कल राज सर की फेयरवेल पार्टी है जिसमें सभी को आना है। सभी बच्चों को उसमें पार्टिसिपेट करना है। राज सर का कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा स्कूल में, इसलिए हम चाहते हैं कि उन्हें एक यादगार पार्टी दी जाए। आज स्कूल में बहुत बड़ा प्रोग्राम था। सभी बच्चे इस बात से खुश थे कि राज सर कामयाब होकर जा रहे हैं, पर इस बात का दुख ही भी था कि एक बहुत अच्छे टीचर और एक बहुत अच्छे दोस्त, क्योंकि सभी बच्चों के साथ राज का व्यवहार दोस्ताना था, खो देंगे। आज राज पहली बार विद्यालय में जीन्स और शर्ट में आया था, क्योंकि हमेशा वो फार्मल ड्रेस में ही आता था। राज अपने घर से अपने दोनों बैग लेकर आया, क्योंकि यहीं से उसे अपने पद स्थापन स्थान की ओर जाना था, जो कि उसके गांव से 400 किलोमीटर दूर था। आज उसने ब्लू जीन्स और ब्लैक शर्ट पहन रखी थी, ऊपर ब्लू कलर का ब्लेजर। आज तो राज पूरी तरह से चमक रहा था। इधर प्रिया भी ब्लैक चूड़ीदार सूट पहनकर आई थी और नीचे पंजाबी जूतियां। पंजाबी सूट में प्रिया सबसे अलग ही नजर आ रही थी। एक तो वो खूबसूरत बहुत थी, ऊपर से उसका कलर एकदम फेयर, ऐसे में काला सूट उस पर बहुत ही जच रहा था। राज ने उसे देखा तो देखता ही रह गया। जब प्रिया की नजर राज से मिली तो थोड़ी देर के लिए दोनों एक दूसरे की आंखों में खो गए। प्रोग्राम शुरू हुआ। सबसे पहले सभी टीचर्स ने राज के साथ काम करने के अपने अनुभव, उनके व्यवहार और उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए अपनी स्पीच दी। उसके बाद राज ने भी स्कूल मैनेजमेंट और बच्चों को धन्यवाद किया कि उन्होंने राज को सम्मान देने के लिए इतना अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया। राज ने धन्यवाद किया उन सबको कि आपने मेरे लिए ढेरों दुआएं की हैं, ढेर सारी शुभकामनाएं दी हैं। सभी बच्चों को आगामी आने वाले एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक बोलकर राज ने कहा कि आज आप मेरे लिए तालियां मत बजाना, क्योंकि तालियां उस समय बजाते हैं जब हमारी बात खत्म हो जाती है, पर हमारी और तुम्हारी तो वो बातें हैं जो कभी खत्म होने वाली है ही नहीं। राज ने अपना रुमाल निकालकर बच्चों की तरफ हाथ हिलाया, तो बच्चे ने भी एक साथ राज की तरफ हाथ हिलाया, जैसे अलविदा कह रहे हो। राज की आंखें नम थीं, तो सूखी आंखें बच्चों की भी नहीं थीं। उसके बाद सभी बच्चों की बारी आई। सब बच्चों ने अपने प्रिय टीचर के लिए कुछ ना कुछ जरूर बोला, ढेरों शुभकामनाएं दी। कई बच्चों ने तो राज के साथ अपने किस्से शेयर किए। बच्चों की स्पीच खत्म हो गई, लेकिन प्रिया ने आज भी कुछ नहीं कहा। लेकिन आज एक नई चीज थी। इन 2 सालों में कभी भी राज के सामने ना देखने वाली प्रिया आज बार बार नजरें उठाकर राज को ही देख रही थी।
तभी स्टेज से अनाउंसमेंट हुआ कि अब डांस की लास्ट परफॉर्मेंस है, उसके बाद जलपान कार्यक्रम होगा और उसी वक्त डीजे पर गाना बजता है। मैंने पायल है छनकाई, अब तो आजा तू हर जाई, मेरी सांसों में है तू बसा, उस सजना आ जाना, अब तू आ। राज उस वक्त अपने मोबाइल में कुछ जरूरी मेल चेक कर रहा था। जब उसने ये गाना सुना तो अपनी नजर उठाई तो स्टेज पर प्रिया थी। प्रिया ने जब डांस करना शुरू किया तो मानो स्टेज पर आग लगा दी हो। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि प्रिया इतना अच्छा डांस कर सकती है, क्योंकि किसी ने भी उसे कभी डांस करते नहीं देखा। तभी राज के मन में एक बात आई। आज से करीब 1 महीने पहले सलोनी, प्रिया की क्लासमेट, पढ़ाई में सामान उसके पास आई थी और उसे पूछा था कि सर की कोई अच्छा सा डांस सॉन्ग बताओ। तब राज ने उसे ये गाना बताया था। डांस खत्म होते ही सबने खड़े होकर तालियां बजाई। प्रिया के चेहरे पर आज गजब की मुस्कान थी। तभी प्रिंसिपल सर ने कीर्ति और प्रिया को बोला कि आप सबके लिए चाय बनाओ, क्योंकि आज विद्यालय में चाय बनाने वाली आंटी नहीं आई थी। प्रिया और कीर्ति चाय बनाने ऑफिस में चली गई। राज ने सलोनी को बाहर बुलाया और पूछा कि उस दिन तुम मेरे से ये सॉन्ग पूछने के लिए आई थी, तुम्हें किसने भेजा था, सच सच बताना। सलोनी को इस तरह के सवाल की उम्मीद नहीं थी, क्योंकि उसने सोचा कि ये तो 1 महीने पुरानी बात है। अब तक तो राज सर भूल गए होंगे, परंतु जब उसने राज के चेहरे पर गुस्सा देखा तो सब कुछ सच सच बता दिया कि उसे प्रिया ने भेजा था कि राज सर से पूछ कर आ कि उनका फेवरेट डांस सॉन्ग कौन सा है। अब तो राज की जिज्ञासा और ज्यादा बढ़ गई कि उसने सलोनी को वापस भेज दिया। थोड़ी देर में कार्यक्रम खत्म हो गया। इतने में देव गाड़ी लेकर आ गया, क्योंकि राज की बस शहर से थी तो उसे छोड़ने जाना था। आज राज को ढेरों ग्रीटिंग कार्ड मिले थे, जिस पर बच्चों ने प्यारी प्यारी लाइनें लिखी थी। सभी बच्चे राज को गेट तक छोड़ने के लिए आए। उस भीड़ में एक चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था जिसे राज की आंखें ढूंढ रही थी। राज गाड़ी में बैठकर चला गया। देव ने बस स्टैंड पर पहुंचकर राज को कहा कि तेरे चेहरे पर उदासी का कारण भी मैं जानता हूँ, पर मैं विश्वास दिलाता हूँ कि अगली बार जब तू वापस गांव आएगा तब तक मैं सारी चीजों का पता लगा लूंगा, कि चिंता मत कर मेरे भाई। राजदेव के गले लग जाता है और दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। देव उसको बस में बैठाकर वापस आ गया। थोड़ी देर में बस चल पड़ी। राज अपनी सीट पर बैठा बैठा एक ही बात सोच रहा था। एक चेहरा जो पीछे छूट गया, लेकिन साथ में आ गई उसकी यादें और ढेर सारे सवाल। प्रिया मेरे साथ क्यों नहीं बोलती थी, क्यों मैं उसे तकलीफ में नहीं देख सकता। उस दिन मेरे बैग में पैसे किसने डाले, उसने मेरी बनाई रोटी में चिमटे से छेद क्यों किए, उसने मेरी ही फेवरेट सॉन्ग पर डांस क्यों किया। जब सब बच्चे मुझे गेट तक छोड़ने आए तो वो क्यों नहीं छोड़ने आई। क्या देव सच में इन सब बातों का पता लगा लेगा। राज को नई जगह पर नए लोगों से मिलने की इतनी चिंता नहीं थी जितनी चिंता उसे इस बात की थी। बस अपने रास्ते पर थी और राज अपने नए रास्ते पर। धीरे धीरे पूरे दिन की थकान की वजह से नींद ने राज को अपने आगोश में ले लिया। अगले दिन सुबह जल्दी बस ने उसे अपने निर्धारित स्थान पर पहुंचा दिया। अब राज को एक नया सफर शुरू करना था। यहाँ एक नया स्कूल था, नए बच्चे थे, नए लोग थे, नई जगह थी, नया माहौल, सब कुछ तो नया था। राज को एक काम करना था कि नई परिस्थितियों के साथ समायोजन करना था। राज कॉम्प्लेक्स में नहा धोकर तैयार हुआ और चल दिया अपने नई कर्मस्थली की ओर, जो कि शहर से 20 किलोमीटर दूर थी। पहला दिन था, बसों का ज्ञान था नहीं। कितने बजे चलती है, कहाँ से चलती है, रास्ता कहाँ से है, किधर है, कैसे है। ऐसे में राज ने काम किया कि वहां से एक टैक्सी किराए कर ली। सुबह 10 बजे स्कूल लगना था, 9:30 बजे पहुंच गए। प्रिंसिपल साहब से पहले ही बात हो गई थी। वो आए और जरूरी कागजात जांचने के बाद उन्होंने ज्वाइन करवा दिया। और पहले दिन ही प्रार्थना सभा में प्रिंसिपल साहब ने बच्चों से परिचय करवा दिया कि हमारे विद्यालय में नए व्याख्याता मिस्टर राज आए हैं, जो कि आपको अंग्रेजी विषय का अध्यापन करवाएंगे। प्रार्थना सभा में ही राज ने सभी बच्चों को मिठाई खिलाई। इसी तरह पहला दिन बीता। शाम को स्कूल के बाद सीधा कमरे पर पहुंचते ही राज ने देव को फोन मिलाया। देव, हेलो, क्या हाल चाल है भाई, मन नहीं लग रहा है क्या, याद हमारी आ रही है या किसी और की आ रही है। राज, देव तुझे पता है ना ऐसा कुछ नहीं है, फिर क्यों मजे ले रहा है। देव, हाँ भाई, जब ऐसा कुछ होता है तब खुद को कहाँ पता चलता है। राज, देख यार, मुझे ऐसी बातें पसंद नहीं है, बस तू ये बता कि स्कूल में सब कैसे हैं। देव, सब ठीक है भाई, चलो मैं तुझे बाद में कॉल करता हूँ। राज मन ही मन सोचता है कि लगता है अभी तक देव को कुछ पता नहीं चला है, क्योंकि
अगर उसे कोई बात पता चली तो वो मुझे जरूर बताता। इसी तरह दिन बीतते गए। नए माहौल में, नई जगह में राज को बहुत प्यार मिला, क्योंकि जो अच्छे इंसान होते हैं ना, उन्हें हर जगह अच्छे लोग ही मिलते हैं। और राज तो दिल का बहुत ही सच्चा और साफ लड़का था, और उसने बहुत जल्दी सबके दिलों में अपनी जगह बना ली थी। हालांकि भाषा को लेकर, माहौल को लेकर थोड़ी परेशानी हुई, लेकिन फाइनली सब कुछ सही था। आज राज बहुत खुश था, क्योंकि शीतकालीन अवकाश शुरू हो रहे थे। अब राज को 10 दिन के लिए अपने गांव जाना था। लंच टाइम के बाद ही उसने अपनी पैकिंग कर ली, क्योंकि 4:30 बजे उसकी बस थी। अपना सामान वगैरह पैक कर बस का इंतजार करने लगा, तभी देव का कॉल आता है। राज: हेलो, हाँ देव। देव: भाई, आज आ रहा है क्या? राज: हाँ भाई, आ रहा हूँ, बस थोड़ी देर बाद बस है, बैठ रहा हूँ, सुबह जल्दी पहुँच जाऊँगा, तू लेने आ जाना मुझे शहर। देव: सॉरी भाई, मैं नहीं आ पाऊंगा, क्योंकि मैं भी छुट्टियों के कारण अपनी बुआ जी के घर आया हुआ हूँ, कोई काम था। 3 दिन बाद गाँव आऊंगा। राज: कोई बात नहीं भाई, फिर मैं व्यवस्था कर लेता हूँ, मैं कोई टैक्सी करके आ जाऊंगा। देव: हाँ भाई, जैसे भी है तू एडजस्ट कर ले, और तेरे लिए एक सरप्राइज है, तू गाँव आ जा, बताता हूँ। राज: ऐसा क्या सरप्राइज है, बता भी दे यार। देव: अगर अभी बता दिया तो फिर सरप्राइज कैसा? राज: चल कोई बात नहीं, मेरी बस आ गई है, मैं बाद में बात करता हूँ। वो बस में बैठ जाता है और सोचता रहता है कि क्यों जब भी देव का फोन आता है तो उसे ये उम्मीद रहती है कि देव प्रिया के बारे में कोई बात करेगा, और उसका मन भी यही चाहता है कि देव प्रिया की बात करे। राज प्रिया की तरफ खींचा जा रहा था। खुद उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, क्यों मेरी इतनी इच्छा हो रही है कि उसके बारे में जानने की। अगली सुबह जल्दी राज अपने घर पहुंचा। आज वो बहुत खुश था, बहुत ज्यादा, क्योंकि ज्वाइन करने के बाद पहली बार घर आया था और सबके लिए ढेर सारे गिफ्ट लाया था। पापा के लिए पगड़ी, कपड़े, मिठाइयाँ, छोटी बहन के लिए बहुत सारे गिफ्ट लेकर आया। सारे बहुत खुश थे। शाम को पापा के साथ बैठकर खाना खाया। पापा ने कहा कि राज, तेरे से एक जरूरी बात करनी है। तो मम्मी ने कहा, आज ही तो आया है, इसको आराम करने दो, शाम को बात करेंगे, अभी थका हुआ है। उसके पापा ने कहा कि ठीक है। लंबे सफर की थकान की वजह से राज को जल्दी ही नींद आ गई। जब उसकी नींद खुली तो हाथ मुंह धोकर, चाय पानी पीकर सोचा कि थोड़ी देर गांव में घूम के आता हूँ। बाद में उसे ध्यान आता है कि देव तो यहाँ है ही नहीं, मैं जाऊंगा किसके साथ। वो अपना प्लान चेंज करता है। तभी उसके ध्यान में आता है कि पापा कुछ जरूरी बात करने वाले थे। तो जल्दी से पापा के पास गया और बोला कि आप कुछ जरूरी बात करने वाले थे। तो मम्मी और पापा ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा कि राज, तू घर में इकलौता है, छोटी बहन की उम्र भी शादी के लायक हो गई, क्योंकि इसने पढ़ाई तो 12वीं के बाद छोड़ दी थी, तू भी जॉब में लग गया है। अब ऐसे में मैं सोच रहा हूँ कि अब तेरी शादी कर देनी चाहिए। हाँ, अगर तुझे कोई लड़की पसंद हो या तेरी नज़र में है कोई अच्छी लड़की हो तो हमें बता दे। राज: आपको पता है पापा, मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ। पापा: हम जानते हैं बेटा कि तू ऐसा वैसा लड़का नहीं है, परंतु कई बार कोई अच्छी लड़की ध्यान में हो तो उसमें बुरा भी कुछ नहीं है। जिंदगी तेरी है, फैसले भी तेरे होने चाहिए। राज: पापा, कोई लड़की नहीं है, पर इतनी जल्दी शादी? पापा: बेटा, हम गांव में रहते हैं, तुम्हारे दादाजी के गांव में बहुत इज्जत है, घर में जवान बहन है, कल को थोड़ी बहुत ऊंच नीच हो गई तो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। तुम्हारे दादाजी ने अपने जीवन में अपना नाम बनाया था और हम उसे बिगाड़ना नहीं चाहते। राज: अपने एक काम करते हैं ना, छुटकी की शादी कर देते हैं। पापा: पर बेटा, आपकी उम्र भी तो शादी के लायक हो गई है, चल महीने 2 महीने में सोच ले, आराम से, जो तुझे अच्छा लगे वैसा कर ले। राज: ओके पापा, मैं थोड़ा सोचता हूँ इस बारे में। पापा: ओके बेटा, जब तू अगली बार घर आएगा तब इस बारे में बात करेंगे। राज मन ही मन सोचने लगता है कि यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। पापा की बात कहीं ना कहीं सही है, और शादी के लायक उम्र हो गई है, ऊपर से जॉब लग गया है, तो इतने रिश्ते भी आ रहे हैं। पापा बेचारे किस किस को मना करें, क्यों ना मुझे इस बारे में सोचना चाहिए। वो 2 दिन इसी सोच में निकाल देता है। इतने में देव भी आ जाता है। दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं और गले लग जाते हैं। देव: वाह मेरी जान, तेरे तो आजकल भाई साहब चेहरे पर अलग ही चमक नजर आ रही है, ये सब जॉब का असर है या किसी और प्यार हो गया है? राज: देव, तू हर बात में मजे लेने बंद कर यार, मेरी यहाँ टेंशन के मारे जान निकली जा रही है, और तुझे? देव: अरे मेरी जान, गुस्सा क्यों हो रही हो, बताओ तो सही, टेंशन किस बात की है? तुम्हारी हर टेंशन का इलाज है हमारे पास। श्री श्री 1008 श्री देव कुमार महाराज के पास आपके हर दुखों का इलाज है। बस
राज सारी बातें देव को बताता है कि कैसे पापा उसे कह रहे हैं कि वो शादी कर ले। देव, वाह यार, हमारी तो क्यूट भाभी आएगी, कब कर रहा है भाई शादी? राज तकिया उठाकर देव को मारता है। देव प्लीज यार, मजाक मत कर। तभी देव एक डायरी राज को देता है। राज, ये क्या है? देव, खोल के तो देख ले। राज डायरी को खोलता है तो पहले पेज देखते ही वो हैरान हो जाता है और देव की तरफ देखता है कि तुझे ये कहाँ से मिली? देव, मैं तुझे बाद में बताऊंगा। राज, प्लीज बताना, तुझे कहाँ से मिली? देव ने एक डायरी राज को दी। डायरी को देखते ही राज झट से बोल पड़ा कि यार, ये डायरी तुझे कहाँ से मिली? क्योंकि ये तो वही डायरी है जो मैंने प्रिया को उसके जन्मदिन पर गिफ्ट की थी। देव, मैं तेरे सारे सवालों के जवाब दूंगा कि ये डायरी मुझे कहाँ से मिली, कैसे मिली, किसने मुझे दी। पहले तू एक काम कर, इस डायरी को आराम से पढ़, एकदम फ्री होकर। राज डायरी का पहला पन्ना पलटता है। उस पर लिखा होता है, मेरी अधूरी कहानी और मेरा सबसे बड़ा सपना। राज का एक मन तो करता है कि अभी इस डायरी को पूरा पढ़ डालूं, पर दूसरे पल सोचता है कि आराम से शाम को सोते टाइम पढ़ूंगा। थोड़ी देर देव और राज इधर उधर की बातें करते हैं, फिर देव अपने घर चला जाता है। राज भी खाना खाकर सोने जाता है। राज के परिवार वाले एक बात नोटिस करते हैं कि आज राज के चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान है। राज की बहन उससे पूछती है, क्या बात है भैया, आज तो बड़ा चमक रहे हो, लगता है भाभी मिल गई। राज, मिल गई का तो पता नहीं, पर शायद बहुत जल्दी मिल जाए। पिंकी, ओ वो भैया, घर पर शादी की बात क्या कर ली, मन में लड्डू फूटने लगे क्या? राज, थोड़े दिन और चहक ले, तेरी भी शादी ही करूंगा, चिंता मत कर। पिंकी, ऐसे साथ में करवाने वाली नहीं, इतने दिन तो सिर्फ तुम्हें तंग किया है, अब अपनी प्यारी भाभी को तो थोड़ा तंग करूंगी ना। राज पिंकी के साथ बहस नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो तो जल्दी से जल्दी बिस्तर पर पहुंचना चाहता था ताकि आज वो पढ़ सके जो प्रिया ने लिखा था। क्योंकि आज तक वो बोली तो नहीं, बिल्कुल नहीं थी, पर क्या पता उसने अपने मन की बातें उसमें लिख दी हो। आज मन ही मन दुआ कर रहा था कि भगवान, मेरे सारे सवालों के जवाब इस डायरी में मिल जाए। पहला पेज पलटते ही उस पर लिखा था, सब कुछ मिल जाए तो तरसेंगे किसके लिए, कुछ अधूरी ख्वाहिश भी जीने का मजा देती है। हेलो सर, मैं जानती हूँ कि आपके मन में बहुत सारे सवाल हैं। मैं आपके सारे सवालों के जवाब इस डायरी में लिख रही हूँ, क्योंकि मेरी इतनी हिम्मत नहीं होती कि मैं आपसे बात कर सकूँ। जब मैंने आपको पहले दिन देखा था तो मुझे लगा था कोई स्टूडेंट है। उस दिन मैंने आपको जो भी बोला था वो मेरे नादानी थी, क्योंकि मैंने जो भी बोला वो अनजाने में बोला था। उस दौरान भी मुझे आपकी बातें बहुत प्यारी लगी। आपके चेहरे से झलकती मासूमियत और मुस्कुराहट की तरफ मैं खींची जा रही थी। मैंने आपसे उस समय नहीं पूछा था कि आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हो, पर मैं भगवान से दुआ कर रही थी कि ये लड़का हमारी क्लास में आए। पर मुझे क्या पता था कि जिसे मैं स्टूडेंट समझ रही हूँ वो तो हमारे टीचर हैं। जब आप हमारी कक्षा में आए तो पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे मेरा एक सपना टूट गया। हालांकि मुझे आपसे बात करने की खुशी भी थी, वहीं धीरे धीरे आपकी बातों से मैं प्रभावित होने लगी थी। मैं उम्र के उस पड़ाव में थी जहाँ जाने अनजाने में कोई अपना लगने लगता है, उसको देखने का एहसास प्यारा लगने लगता है। ये सब कुछ मेरे साथ हो रहा था। मैं ये भी जानती थी कि मैं एक स्टूडेंट हूँ और आप एक टीचर हैं। इस रिश्ते का कुछ नहीं हो सकता, लेकिन इसलिए मैंने खुद को आपसे अलग करने का ही मन बना लिया। मैंने सोच लिया था कि मैं आपसे साथ ऐसा व्यवहार करूंगी कि आपको ये लगे कि मैं आपसे नफरत करती हूँ। मेरे साथ सब कुछ वही हो रहा था जो इस उम्र में सबके साथ होता है। मेरे दिल के दरवाजे पर भी किसी ने दस्तक दे दी थी, और वो दस्तक देने वाले थे आप। मैं इन सब से बचना चाहती थी, क्योंकि पहला कारण तो यही था कि मैं आपको किसी परेशानी में नहीं देखना चाहती थी। सारे आप पर इतना भरोसा करते थे। शुरू शुरू में मैं आपके साथ नहीं बोलती थी, क्योंकि पहले दिन की घटना की वजह से मुझे शर्म आ रही थी। मेरे नहीं बोलने का स्कूल के बच्चों ने अलग ही मतलब निकाल लिया, और आपके और मेरे बारे में स्कूल में चर्चा होने लगी कि राज सर और प्रिया के बीच में कुछ चल रहा है। इन सब बातों से आपकी इमेज पर कोई फर्क ना पड़े, इसलिए मैंने सोच लिया था कि मैं आपसे नफरत का व्यवहार करूंगी। पर इन सब में मैं कामयाब नहीं हो पाई, क्योंकि आपने कभी मेरे ऊपर गुस्सा नहीं किया। यहाँ तक कि मैं आपको गुड मॉर्निंग का जवाब भी नहीं देती थी। मैं आपसे कक्षा में पूछ कर नहीं आती थी। कक्षा से बाहर जाना होता था तो मैं भी आपसे परमिशन नहीं लेती थी। इन सब बातों के बाद मुझे बहुत दुख होता था, और मैं घर जाने के बाद अकेले में बहुत रोती थी, क्योंकि मैं जानती हूँ जब किसी टीचर का कोई स्टूडेंट कहना ना माने तो उसे बहुत दुख होता है।
अब हर पल मुझे आपका ख्याल रहने लगा था। एक दिन जब आप हमें पढ़ा रहे थे, तब आपने कहा था कि प्रिया जरूर टॉप करेगी। उस दिन मुझे बहुत खुशी हुई और उस दिन से मैंने घर आने के बाद अपने पढ़ने का टाइम था वो बढ़ा दिया था। मैं रोज रात को 12 बजे सोती और सुबह 3:30 बजे वापस उठ जाती थी। आप यकीन नहीं मानेंगे, उठते ही सबसे पहले चेहरा जो मुझे याद आता था वो आपका चेहरा होता था। धरती माता को प्रणाम करने के बाद एक ही दुआ मांगती थी कि आज का दिन आपके लिए अच्छा हो। मैं भगवान से दुआ करती थी कि भगवान करे आपको जल्दी कामयाबी मिले। उस दिन मेरे जन्मदिन पर जब आपने ये डायरी मुझे दी, तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि आप भी मुझे पसंद करते हो। फिर मुझे लगा कि आप तो मुझे बतौर स्टूडेंट पसंद करते हो। बस दिल करता था कि आपको देखती रहूं। आप उस दिन लाल शर्ट और ब्लैक कलर की पैंट पहनकर स्कूल आए थे ना सर। उस दिन मैंने आपको बहुत देखा था, पर आप कभी गौर नहीं करते, खड़ूस कहीं के। सॉरी, बुरा मत मानना। जब आप मुझे बुलाते तो मैं आपके साथ नहीं बोलती थी, पर इसका मतलब ये नहीं थी कि मैं खुश थी। मैं घर जाने के बाद घंटों बैठकर रोती थी और मैं हमेशा यही प्लान बनाकर आती थी कि आज मैं आपके साथ बोलूंगी, भले कुछ भी हो जाए, भले ही लोग हमारे बारे में कुछ भी बातें करें। पर विद्यालय आने के बाद जैसे आपको देखती, शर्म और डर के मारे सारा प्लान चौपट हो जाता। उस दिन जब आप टीम के साथ गए थे, तब देव सर ने कक्षा में बताया था कि आज राज सर को तो पूरे दिन धूप में रहना पड़ेगा। उस दिन मैं भी बुखार का बहाना करके पूरे दिन धूप में बैठी थी। सर, मैं आपको परेशान नहीं देख सकती क्योंकि मैं आपसे प्यार करने लगी हूँ। उस दिन आप सोच रहे थे ना कि आपके बैग में 4,798 किसने डाले, तो वो मैंने डाले थे। जब मैं ननिहाल गई थी, तब मुझे वहां पर सूट के लिए 2,000 दिए थे। 800 रुपये मुझे मेरी बुआ ने दिए थे घड़ी के लिए। रक्षाबंधन पे भी मुझे कुछ पैसे मिले थे, बाकी मैंने अपना और मेरी बहन का गुल्लक तोड़ दिया। जितने पैसे निकले सारे मैंने लिफाफे में डालकर आपको दे दिए, क्योंकि मैंने उस दिन सुना था आप प्रिंसिपल सर के सामने मिन्नतें कर रहे थे कि सर प्लीज़, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। मैं आपको परेशानी में नहीं देखना चाहती थी। जितने पैसे मुझसे बन सके मैंने आपको दे दिए थे। और वो नोट आप इसलिए राइटिंग नहीं पहचान पाए क्योंकि वो मैंने अपने पड़ोस में रहने वाली मेरी एक फ्रेंड से लिखवाया था, क्योंकि मैं जानती थी कि आप बहुत स्मार्ट हो। अगर आप मेरी लिखाई पहचान गए तो आप पैसे हरगिज नहीं रखेंगे। पर मैं ये भी जानती थी कि आपको पैसे की बहुत ज़रूरत है। अब आप सोच रहे होंगे ना कि उस दिन मैंने आपको बेस्ट ऑफ लक क्यों नहीं बोला। जब आप परीक्षा देने जा रहे थे सर, मैं आपको बोल नहीं पाई, पर मैंने आपके लिए दुआ उसी दिन शुरू कर दी थी जब आप तैयारी करने गए थे। मैंने उसी टाइम सोमवार के व्रत स्टार्ट कर दिए थे। मैं शिव भगवान से हमेशा एक ही प्रार्थना करती थी कि हे भोलेनाथ, सर को उनके मकसद में कामयाब करना, क्योंकि आप दिल के बहुत अच्छे इंसान हैं और आपके घर की परिस्थितियों को अच्छे से जानती हूँ। इसलिए मैं हमेशा ये दुआ करती थी कि आप जॉब लग जाए। जब ग्रीष्मकालीन छुट्टियां हुई थी, तब मैंने आपको बहुत मिस किया था। मैंने एक लेटर भी लिखा था कि गर्मियों की छुट्टियों से पहले आपको दे दूंगी, पर मैं हिम्मत नहीं जुटा पाई और बाद में मैंने उसे बड़ी मुश्किल से फाड़ कर फेंका था। मैं हर पल आपको मिस करती थी। गर्मियों की छुट्टियों में मैं एक ही प्रार्थना करती थी कि हे भगवान, मेरा इस विद्यालय में 1 साल और है, कम से कम भगवान 1 साल आपका साथ और मिल जाए। क्योंकि आपको देखकर पता नहीं क्यों अपने आप पर ये विश्वास होने लग जाता था कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ। आप बहुत प्यारे इंसान हैं। शिविर के मैं वो 3 दिन कभी नहीं भूल सकती। मेरी जिंदगी का वो सबसे सुनहरा समय था। उस दौरान जो आपने हमारे लिए किया उसके लिए मैं आपका शुक्रिया भी नहीं कर सकती। आपकी वजह से हमारा ग्रुप हर डिपार्टमेंट में प्रथम रहा था। उस दिन आपने रोटी सच में बहुत मस्त बनाई थी। मैं तो आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। उस दिन मैंने आपकी बनाई रोटी में इसलिए छेद किए थे क्योंकि इतना पढ़ने के बाद राज खुद के आंसुओं को रोक नहीं पाया और वही रजाई में मुंह रखकर रोने लग गया। फिर पता नहीं उसके मन में क्या ख्याल आया कि उसने खड़े होके उस डायरी को फाड़कर फेंक दिया और तुरंत देव को फोन मिलाया। देव, हेलो भाई जान, क्या हुआ, आज नींद नहीं आ रही है क्या? राज रोते हुए, आई हेट यू देव, मैं तुमसे नफरत करता हूँ, इतना कहकर रोने लगता है। देव, क्या बात हुई है, कुछ बोलेगा भी? प्लीज भाई, मुझे बहुत फिक्र हो रही है, बात क्या हुई है बताना। राज रोते रोते फोन काट देता है। फोन करते ही देव को चिंता होने लगती है कि राज रो क्यों रहा था, आखिर बात क्या है।
वो जल्दी से उठता है और घर पर बोलता है कि आज मैं राज के पास ही सोऊंगा, और तुरंत राज के घर के लिए निकल जाता है। घर जाते ही उसने दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा पिंकी खोलती है। पिंकी, देव आप, और इस समय सब कुछ ठीक तो है ना? देव, हाँ पिंकी, सब कुछ ठीक है, बस राज से कई दिनों बाद मुलाकात हुई है तो सोचा आज रात राज के पास ही सो जाता हूँ। पिंकी, ओके ठीक है। राज भैया अपने कमरे में है। देव अंदर चला जाता है और पिंकी दरवाज़ा बंद करके अपने रूम में चली जाती है। देवराज के रूम का दरवाज़ा खटखटाता है। थोड़ी देर आवाज़ नहीं आती है। उसके बाद अंदर से आवाज़ आती है कि कौन है? देव, मैं ही हूँ देव। राज, दरवाज़ा खोल। राज उठ के दरवाज़ा खोलता है और देव के अंदर आने के बाद दोबारा वापस दरवाज़ा बंद कर देता है। जब तक राज दरवाज़ा बंद करता है, देव देखता है कि कमरे में फर्श पर डायरी के पेज पड़े हैं। देव जल्दी से उन्हें उठाता है और बेड के पास ही रखी मेज पर रख देता है और वहीं बेड के सिरहाने बैठ जाता है। राज आता है और देव के पैरों में सर रखकर सो जाता है और सोते सोते रोने लगता है। देव राज से कुछ नहीं पूछता है, बस उसकी उंगलियां राज के बालों में चल रही हैं और इधर राज के आंसू चल रहे हैं। थोड़ी देर होने के बाद राज को नींद आ जाती है। देव धीरे धीरे करके डायरी के पन्नों को वापस क्रम से लगाता है और डायरी के कवर के बीच में डालता है। देव इस दौरान बिल्कुल नहीं हिलता कि कहीं राज की नींद ना खुल जाए। डायरी को व्यवस्थित करने के बाद देव को भी वही नींद आ जाती है। सुबह 4 बजे के लगभग जब राज की नींद खुलती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि यार देव इसलिए सही ढंग से नहीं सोया ताकि मेरी नींद ना खुल जाए। वो धीरे से उठता है, देव को सही तरीके से सुलाकर ऊपर से चादर उड़ा देता है और पास में खुद सो जाता है। उसकी आंखों से आज नींद गायब थी और वो सोचता रहता है उसे क्या करना चाहिए। थोड़ी देर बाद देव की नींद खुलती है तो वो देखता है कि राज बैठा हुआ है और डायरी को चिपका रहा है। ये देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो आंख बंद कर फिर सो जाता है। सुबह जल्दी उठता है तो राज उसके पास ही सो रहा होता है। देव देखता है कि डायरी मेज पर पड़ी हुई है। वो उठाकर डायरी को चेक करता है तो देखता है कि डायरी तो ऐसी चिपकाई हुई है कि जैसे कभी फटी ही ना हो। देव वहां से उठकर रसोई में जाता है। तब तक पिंकी भी उठ जाती है। मम्मी पापा भी सो रहे होते हैं। पिंकी और देव मिलकर चाय बनाते हैं, फिर सबको उठाते हैं। मम्मी पापा को चाय देने के बाद देव राज के लिए चाय लेकर जाता है। राज चाय पीने से मना कर देता है। देव को हैरानी होती है पर वो कुछ बोलता नहीं है। चाय पीते हुए बातचीत करते हैं। देव, यार राज, एक बात समझ में नहीं आ रही, तूने डायरी क्यों फाड़ी? राज, एक बात बता, तुझे वो डायरी किसने दी? देव, प्रिया ने। राज, डायरी देते समय प्रिया ने तुझसे क्या कहा था? देव, ये कहा कि देव सर, मैं आप पर भरोसा कर रही हूँ, प्लीज़ मेरा भरोसा मत तोड़ना। ये डायरी राज सर तक पहुँचा देना और हो सके तो प्लीज़ इसे पढ़ना मत। राज, इसका मतलब तूने डायरी अभी तक पढ़ी नहीं? देव, नहीं तो, क्योंकि प्रिया ने मुझसे कहा था कि सर ये डायरी जब राज सर पढ़ लें तो मुझे वापस कर देना, क्योंकि इस डायरी में मेरी ज़िंदगी के सबसे सुनहरे पलों की यादें संजोई हुई हैं जिसे मैं किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती, और मैं आप पर भरोसा कर रही हूँ। राज, ओ तो ये बात है, ओके, फिर ये डायरी पढ़ने के बाद ही मैं तुझसे बात करता हूँ। देव, ओके भाई, तू ये डायरी पढ़ और उसके बाद तेरे मन में जो भी शंका हो तुम मुझसे बात करना। राज, ओके, कल मिलते हैं। इतना कहने के बाद देव अपने घर चला जाता है और राज उस डायरी को पढ़ना शुरू करता है। सर, आप सोच रहे हैं ना कि मैंने आपकी बनाई रोटी में छेद क्यों किए? क्योंकि सर मैं नहीं चाहती थी कि आपकी बनाई रोटी कोई और खाए, इसलिए मैंने उस रोटी में 4-5 छेद कर दिए। छेद की हुई और जली हुई रोटी किसी ने नहीं खाई और रोटियों के ढेर में मैंने उसे आसानी से पहचान भी लिया। बाद में जब हम खाना खा रहे थे तब मैंने वो रोटी खुद खा ली। आप यकीन नहीं मानोगे, वो रोटी बहुत स्वादिष्ट थी। आपको लेकर मैंने बहुत सारे सपने देखे हैं, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि मेरे सपने कभी पूरे नहीं होंगे, क्योंकि अगर आप कोई परीक्षा होते और उसकी किताब होती तो मैं रात दिन पढ़कर उस परीक्षा को पास कर लेती। पर आप तो वो हो जिसे पाने के लिए काबिल होने के साथ साथ किस्मत होनी भी जरूरी है, क्योंकि कुछ लोग किस्मत कीमत से नहीं किस्मत से मिलते हैं और आप उनमें से एक हैं। अब आप सोच रहे होंगे ना कि मैंने आपके फेवरेट सॉन्ग पर डांस क्यों किया? क्योंकि सर मुझे पता था कि 1 महीने बाद आपकी विदाई पार्टी है, इसलिए मैंने उस दिन सलोनी को आपके पास भेजा कि सर से पूछ के आप उनका फेवरेट डांस सॉन्ग कौन सा है। सर मुझे सच में डांस करना नहीं आता, लेकिन आपके लिए मैंने 1 महीने तक मेरे पड़ोस में मेरी एक फ्रेंड है उसके घर जाती और उनके मोबाइल में यूट्यूब पर देख देख कर इस गाने के स्टेप को मैंने सीखा। मैं जानती हूँ कि मैंने बहुत अच्छा नहीं किया, परंतु मैंने अच्छा करने की कोशिश बहुत की।
आप भी तो यही कहते हो ना सर कि आपका प्रयास 100% होना चाहिए, रिजल्ट चाहे 50% हो। अब आपका आखिरी सवाल यही होगा ना कि मैं आपको गेट तक छोड़ने क्यों नहीं आई। तो मैं आपको बता दूं सर कि जब कोई इंसान आपके दिल में जगह बना ले और जिसे आप एक पल के लिए भी अपनी आंखों से दूर नहीं देख सकते, वो इंसान जब आपसे दूर बहुत दूर जा रहा हो, तब मैं क्या, कोई भी अपने आंसुओं को नहीं रोक पाएगा। सर जब आप जा रहे थे तब मैंने बहुत कोशिश की थी आंसुओं को रोकने की, पर मैं कामयाब नहीं हो पाई। मैं अंदर से टूटी हुई हूँ। ये बात किसी और को पता ना चले, क्योंकि वो सिर्फ आंसू नहीं थी, मेरी भावनाएं थी। और मैं नहीं चाहती कि कोई मेरी भावनाओं का मजाक बनाए। इसलिए जब सारे बच्चे आपको छोड़ने चले गए तो मैं कक्षा में बैठकर रोती रही। आपकी विदाई पार्टी वाले दिन सबको यही लग रहा था कि मैं आज बहुत खुश हूँ, जबकि मेरा ही दिल जानता है कि उस दिन मैंने कितनी बार अपने आंसुओं को रोका था। नई जगह होगी, नए लोग होंगे, आपको कितनी परेशानियां होगी, आप अकेले कैसे एडजस्ट करेंगे, यही सोचकर मेरी जान सूखी जा रही थी। ऐसे में मैं गीली आंखें लेकर आपको छोड़ने कैसे आती सर। मैं आज भी आपको बहुत मिस करती हूँ, आपके साथ बिताया हर लम्हा मुझे याद है। सर आप सोच रहे होंगे ना कि मुझे आपसे इतना प्यार कब हुआ। सर आपको याद है उस दिन जब मैं आपको चाय देने आई थी। दोस्तों अभी भी बहुत सारे सवाल हैं। राज ने डायरी को क्यों फाड़ा, प्रिया कौन से दिन की बात कर रही है, जानने के लिए सुनिए अगले भाग में। क्या आप अगला भाग सुनना चाहते हैं तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा। थैंक यू।